यदि केवल जड़ता और गतिहीनता का एक रस और लंबा दौर रहा होता तो उसका नाता अतीत से पूरी तरह टूट जाता। कौन कह रहे हैं ये बातें? ये बता रहे हैं नेहरू जी। किसके संदर्भ में? भारत देश की शक्ति के संदर्भ में, भारत देश की सीमाओं के संदर्भ में, जो दिन प्रतिदिन क्या होती जा रही है, कमजोर बनती जा रही हैं। कारण भी बताए थे कल, जैसे पचिकारी वाली जो सावधानी से की गई नक्काशी है, जो मूर्ति पूजा पर भारत देश के जो लोग हैं वो क्या कर लेते हैं, विश्वास कर लेते हैं। ठीक है। और इस प्रकार से जो तकनीकी दौड़ में भी भारत देश पीछे चला गया है। और आजकल की जो युवा पीढ़ी है, युवा पीढ़ी उसमें इंटरेस्ट नहीं लेती, नए नए आविष्कारों में वो फाइंड आउट नहीं करती, उन्हें नए नए आविष्कारों की खोज नहीं करती, बल्कि क्या करती है, नकल करनी शुरू कर दी है दूसरे देशों की, दूसरी चीजों की, उनकी नकल करते हैं और ज्यों का त्यों उसे टेप देते हैं या उसका निर्माण कर देते हैं, उसको गढ़ देते हैं। ये बातें, ये जो कारण कल नेहरू जी ने इस अंश में बताए थे, इन्हीं कारणों की वजह से भारत देश की जो ताकत है वो दिन प्रतिदिन कमजोर हो गई है नेहरू जी के दृष्टिकोण में। ठीक है, चलिए आगे चलिए। एक युग का अंत और उसका ध्वंस, एक युग का अंत और उसके ध्वंसावशेषों पर किसी नई चीज का निर्माण होता, नई चीज का निर्माण होता। इस तरह का क्रमभंग नहीं हुआ और भारत में भी निरंतरता बनी रही। क्रमभंग क्या होता है? जो सिलसिले का टूट जाना, कर्मानुसार जो चीज चली हुई है उसका टूट जाना। भंग, भंग का मतलब भंग हो जाना, क्रम यानी कि स्टेप बाय स्टेप जो चीज चली हुई है। और ध्वंसावशेष क्या होते हैं? जो खंडित बची हुई जो वस्तुएं होती है, ठीक है, उन्हें जो बची हुई टूटी फूटी हुई चीजें जो हैं वो जो बची हुई हैं उनको बोलते हैं निरंतरता। निरंतरता का मतलब क्या होता है? एक रूपता बनाए रखना। आगे चलिए। इसके अलावा समय समय पर पुनर्जागरण, पुनर्जागरण का मतलब क्या होता है? अगला पृष्ठ निकाल लीजिएगा। पुनर्जागरण का मतलब होता है नवीन विचारों की जागृति करना, नवीन विचारधारा पैदा करना लोगों के अंदर, एक क्रांति का आह्वान करना। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? पुनर्जागरण। उसे क्या बोलते हैं? पुनर्जागरण। ठीक है, आगे है कि इसके अलावा समय समय पर पुनर्जागरण के दौर आते रहे, नए को समझने और उसे अनुकूल बनाकर कम से कम पुराने के उस अंश के साथ जिसको रक्षा करने लायक समझा गया उसका सामंजस्य करने के प्रयास साफ दिखाई पड़ते हैं। अनुकूल जो शब्द है, अनु उपसर्ग है, अनु क्या है? उपसर्ग है, और कुल मूल शब्द है इसमें। ठीक है, सामंजस्य, सामंजस्य का मतलब होता है तालमेल बैठाना। सामंजस्य का मतलब क्या होता है? तालमेल बैठाना। आगे चलिए। अक्सर पुराने का केवल बाहरी ढांचा प्रतीक के रूप में बचा रहा और अंतर वस्तु और उसकी अंतर वस्तु बदल गई। अंतर वस्तु क्या होते हैं? अंदर का जो आधार होता है, अंदर का जो बेस होता है, इंटरनल बेस्ड, इंटरनल बेस, इंटरनल बेस क्या हो गया? चेंज हो गया, बदल गया। ठीक है, आगे चलिए। ऐसी लालसा जो लोगों को उस लक्ष्य की ओर खींचती है जो पूरी तरह सिद्ध नहीं किया जा सका हो, और साथ ही प्राचीन और नवीन के बीच सामंजस्य स्थापित करने की इच्छा बराबर बनी रहती है। ये किसने बताई है ये बातें? नेहरू जी ने। किस संदर्भ में बता रहे हैं नेहरू जी? भारत की ताकत के संदर्भ में, भारत की सीमाओं के संदर्भ में नेहरू जी ये बातें बता रहे हैं। ठीक है भाई, कि हमें क्या करना चाहिए? नए को भी स्वीकार करना चाहिए। नेहरू जी का मानना है ऐसा कि हमें
नई नई चीजों को भी स्वीकार करना चाहिए, जो नए नए आविष्कार होते रहते हैं, और पुरानी चीजों को भी हमें दरकिनार नहीं करना चाहिए, उन्हें भी आत्मसात करना चाहिए, उन्हें भी स्वीकार करना चाहिए, उन्हें भी साथ के साथ में नई चीज जो हम जिनका निर्माण कर रहे हैं, गढ़ रहे हैं जिन्हें, उनके साथ उनका पुरानी चीजों का भी तालमेल बैठाना चाहिए। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं बताऊं आपको। अब गांव में देखोगे आप, गांव की जो औरतें या शहरों में भी लगभग, शहरों में तो लगभग समाप्ति की ओर है, गांव में क्या है, औरतें आज भी जो उस बुजुर्ग है या उम्र में ज्यादा है, उनसे क्या करते हैं, पर्दा करती है औरतें। ये जो नियम है आधुनिकरण के अनुसार, आधुनिकरण में क्या है, यानी कि मॉडर्न, ये आज का जो दौर है, इसकी में आज के दौर में जो औरतें हैं वो अपने उम्र से जो ज्यादा है, उनसे उनकी उम्र से जो ज्यादा होते हैं, जो या बुजुर्ग व्यक्ति जो होते हैं, उनसे पर्दा नहीं करती, लेकिन आज भी कुछ क्या करती है, पर्दा भी करती है। वो कई जगह आप देखते हो कि घर के सदस्यों से पर्दा नहीं करती, लेकिन बाहरी कोई भी हो उनसे पर्दा करती है, कपड़ा डालती है चेहरे पे। ठीक है, बहुत सारी ऐसी ऐसी एग्जाम्पल है, ऐसी ऐसी बातें बहुत सारी हैं जो जिनका हमें क्या करना चाहिए, जो पुराने समय में भी थे, पहले भी थे, हमारे दादा परदादा, हमारे पिताजी के दौर में थे, लेकिन अब धीरे धीरे वो समाप्ति की ओर है। आज की जो युवा पीढ़ी है उन बातों को स्वीकार नहीं करती, आत्मसात नहीं करती आज की युवा पीढ़ी, क्योंकि आधुनिकरण ने क्या कर दिया है, पाश्चात्य देशों की जो संस्कृति है, पाश्चात्य देशों की जो सभ्यता है, उसको हम उसको एडॉप्ट करने शुरू कर दिया हम लोगों ने। यही बात इस अध्याय में नेहरू जी बताना चाह रहे हैं कि हम पाश्चात्य देशों को ये चीजें हम स्वीकार क्यों करें, सभी चीजें हमें स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं है पाश्चात्य देशों की। हाँ, कुछ चीजें जो हमारे फायदेमंद है उन्हें स्वीकार करें और बाकी को त्याग दे, बाकी को छोड़ दे। एक समय था कि पूरा विश्व भारत देश का अनुकरण करता था, और आज ये दौर है कि भारत देश को पूरे विश्व का अनुकरण करना पड़ता है, पूरे विश्व के पीछे चलना पड़ता है। तो इन्हीं कारणों की वजह से नेहरू जी ये बताते हैं इस अध्याय में और इस अंश में कि भारत की इन्हीं कारणों से, ऐसे ऐसे जो कारण रहे हैं, इन्हीं कारणों से नेहरू जी ने महसूस किया है कि भारत की जो ताकत थी, भारत जो पूरे विश्व पर राज कर सकता था, वो आज बिल्कुल ही कमजोर हो चुका है। ठीक है, आगे चलते हैं। जो पूरी तरह सिद्ध नहीं किया जा सका हो, और साथ ही प्राचीन और नवीन के बीच सामंजस्य स्थापित करने की इच्छा बराबर बनी रहती है। इसी लालसा ने उन्हें गति दी और उन्हें पुराने को बनाए रखने के साथ साथ नए विचारों को आत्मसात करने की सामर्थ्य दी। आत्मसात का मतलब क्या होता है? आत्मसात स्वीकार करना, अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? एस्पेक्ट ही बोलते होंगे। देखिए, मैं बार बार आपको से एक ही विनती करता हूं, अंग्रेजी मुझे ज्यादा आती नहीं है, लेकिन जैसी भी आती है आपको, या उच्चारण गलत हो जाता है, ठीक है, लेकिन आप उसे समझने का भाव समझने की कोशिश करना अगर आपको अंग्रेजी में कुछ बताया जाए तो। ठीक है, सामर्थ्य, सामर्थ्य का मतलब होता है कुछ करने की हिम्मत करना, कुछ कर दिखाने की हिम्मत करना, साहस करना, वो होता है सामर्थ्य। ये था आपका भारत की जो शक्ति और सीमा नामक जो दूसरा अंश था। अब तीसरे अंश की शुरुआत करते हैं, भारत की तलाश। भारत की तलाश। अब भारत की तलाश में जो इस अध्याय का शीर्षक भी है, टाइटल भी है, तलाश। ठीक है, अब तलाश में नेहरू जी ने क्या तो महसूस किया, क्या कमियां महसूस की, क्या नेहरू जी खोजना चाहते थे, क्या नेहरू जी को किन चीजों की प्राप्ति हुई, कैसी विचारधारा की प्राप्ति हुई, किन किन चीजों की आवश्यकता नेहरू जी को थी और किन चीजों की नेहरू जी को आवश्यकता
थी और किन चीजों की उन्हें प्राप्ति हुई, ये सभी बातें जानेंगे। तो भारत की तलाश, इस अंश का सारांश जान लीजिएगा। एक बार इसकी समरी बता देते हैं आपको, फिर इस अध्याय पर चलेंगे। देखिए, इस अंश की जो समरी है, सारांश है, वो पॉइंटों के अकॉर्डिंग आपको बता देता हूं थोड़ा सा। सबसे पहले प्राचीन का अध्ययन। अब इसमें प्राचीन के अध्ययन में क्या था, नेहरू जी की सोच थी कि वो प्राचीन भारत की तलाश हेतु, उसके अस्तित्व को परखने हेतु क्या करे, अनेक किताबों को पढ़े, अनेक धार्मिक पुस्तकों को पढ़े, अनेक प्राचीन स्मारकों और सांस्कृतिक उपलब्धियों का अध्ययन करे, ताकि नेहरू जी उन तत्वों को प्राप्त कर पाए जिनको जिनकी नेहरू जी को वास्तव में तलाश थी। ठीक है। फिर दूसरी जो बात बनेगी इसमें, जो बात बनती है इसमें, वो है भारत की वर्तमान दशा। वर्तमान दशा, इस वर्तमान दशा में नेहरू जी ने बताया कि इस समय भारत की जो अवस्था है वो विचित्र बनी हुई है। विचित्र अवस्था है भारत देश की। विचित्र अवस्था कैसे है, क्योंकि भयंकर गरीबी चारों ओर फैली हुई है। जो राजा है, राजा के द्वारा, जो यानी कि शासक के द्वारा लोगों को बुरा हाल हो गया है, और समाज में मध्यम वर्ग की आधुनिकता की ओर बढ़ते जो कदम है वो निरंतर कम होते जा रहे हैं। यानी कि समाज के अंदर क्या हो चुका है, मध्यम वर्ग निरंतर नीचे की ओर, एक तो विकास की ओर उसे आगे बढ़ना था, ऊपर की ओर उठना था, ऊपर की ओर उठने की बजाय वो नीचे की ओर धंसता जा रहा है। ठीक है। और इस तरह से सब कुछ बेचैन करने वाला नेहरू जी को भारत देश में प्रतीत होता है। भारत देश में ये सभी जो गतिविधियां हो रही हैं, ये सभी गतिविधियां नेहरू जी को क्या करती है, बेचैन करती है। और नेहरू जी का जो झुकाव है, नेहरू जी का झुकाव उच्च वर्ग की ओर बिल्कुल भी नहीं था, कभी नहीं था उच्च वर्ग की ओर। ठीक है। क्यों नहीं था, ये बातें भी साबित करेंगे। क्योंकि अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष हेतु भी वे क्या थे, मध्य वर्ग की ओर उन्होंने देखा है। जब भी उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष किया है तो उनकी नजर हमेशा ही किस, नेहरू जी की नजर किसकी ओर रही है, मध्य वर्ग की ओर रही है। ठीक है। फिर उसमें अंग्रेजों के विरुद्ध, अंग्रेजों के विरुद्ध तीसरा जो पॉइंट है इस अंश में बनेगा, अंग्रेजों के विरुद्ध। इसमें क्या बताया नेहरू जी ने, यह वर्ग, लेकिन अंग्रेजों की कई नीतियां गलत नहीं थी। बहुत अंग्रेजों ने जो कुछ जो पॉलिसी बनाई हुई थी वो गलत नहीं थी, ऐसा नेहरू जी मानते हैं। ऐसा नेहरू जी मानते हैं कि अंग्रेजों ने जो उस समय बहुत सारी ऐसी नीतियां बनाई थी लेकिन वो गलत नहीं थी। या तो अंग्रेजों को हटाकर वो क्या करना चाहते थे, उस समय के जो राजा थे वो अंग्रेजों को दूर कर कर क्या करना चाहते थे, स्वयं सत्ता का संचालन करना चाहते थे, स्वयं उस सत्ता को संभालना चाहते थे जो भारत देश के में उस समय जो राजागण थे। ठीक है। वास्तव में मध्य वर्ग के लोग इसी ढांचे की पैदाइश थे, नेहरू जी मानते हैं ऐसी बात। ठीक है। अर्थात उन्होंने शुरू से ही अंग्रेजों की नीतियों को ही देखा था, इसलिए शासकीय संचालन स्वयं करके सत्ता अंग्रेजों के हाथों से वो खींचना चाहते थे, मध्य वर्ग के लोग। ठीक है। आगे चौथा जो पॉइंट बनेगा इसमें, युवा बुद्धिजीवियों के गांव की ओर कदम। नए नए बुद्धिजीवी, अर्थात बुद्धिजीवी से अभिप्राय जो भारत देश का हित चाहने वाले, हित सोचने वाले थे, वो आगे बढ़कर आए और उन्होंने एहसास दिलाया कि उनकी नीतियों को गांव में भी लागू किया जाए। ठीक है। फिर नेहरू जी का बेचैन होना, इसमें भी
बुद्धिजीवियों के समक्ष भारत की तस्वीरें, बहुत सारी तस्वीरें भारत देश के प्रत्येक कोने से उनके समक्ष आई है। और ऐसी ऐसी तस्वीरें नेहरू जी के समक्ष आई जिसमें कि जो गरीब व्यक्ति है, गरीब व्यक्ति को 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती। ऐसी ऐसी तस्वीरें नेहरू जी ने भारत देश के जो प्रत्येक कोने से उनके समक्ष आई, उनके सामने आई। ऐसी ऐसी तस्वीरें उन्होंने देखी है, उनके संदर्भ में जानकारियां प्राप्त की है, उन लोगों के संदर्भ में जानकारियां प्राप्त की है, कैसे भारत देश में जो गरीब व्यक्ति है, गरीब व्यक्ति को किस प्रकार से दरकिनार कर दिया जाता है और उसे 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती। ये सभी बातें नेहरू जी को क्या करती हैं, बेचैन करने वाली है। नेहरू जी का जो दर्द है, नेहरू जी का जो दर्द है, वो दर्द क्या है? नेहरू जी का दर्द था कि जो हम बार बार जो नई नई चीजों का आविष्कार करते हैं या आविष्कार कर रहे हैं, उनमें हम असफल कैसे हो रहे हैं? हमारी जो कमजोरियां हैं, वो कमजोरियां हमें नहीं मिल रही है, नहीं हम अपनी कमजोरियों को ढूंढ पा रहे हैं। इस प्रकार से नेहरू जी का जो दर्द है वो भी देखने को साफ मिलता है इस अंश में। फिर ग्रामीण जनता की ओर आकर्षित होना। नेहरू जी बताते हैं इस अंश में कि भले ही लोगों की सोच बदल गई हो, वे भारत की वास्तविकता को जानने का प्रयास न करते हो, लेकिन फिर भी भारत की ग्रामीण जनता सदा नेहरू जी की को अपनी ओर खींचती, अपनी ओर आकर्षित करती रही है। और उनमें कुछ ऐसा था जिसे परिभाषित नहीं किया जा सकता, जिसे बताया नहीं जा सकता, कि वे भारत में पूरी तरह से नेहरू जी भारत देश में पूरी तरह से क्या थे, प्रसिद्ध थे। ठीक है। और फिर नेहरू जी ने अंत में भारत की तलाश में बताया कि भारत का जो बदलता स्वरूप है, भारत का जो बदलता स्वरूप है, उससे भी बहुत सारे लोग अपरिचित थे। और भारत की जो तस्वीर है, तस्वीर कुछ कुछ इस समय बदल गई है, क्योंकि पिछले 200 सालों से अंग्रेजों के अत्याचार हम झेलते आए हैं। अब उन अत्याचारों से हमें लगभग मुक्ति मिल चुकी है, क्योंकि ये इन्हीं अत्याचारों की वजह से हम भारत देश की जो तस्वीर है, भारत देश की तस्वीर क्या हो रही थी, बदल नहीं पा रही थी, इसका स्वरूप बदल नहीं पा रहा था। लेकिन अब वो अत्याचार हम क्या हो चुके हैं, उन अत्याचारों से हमें पूरी तरह से मुक्ति मिल चुकी है, आजादी मिल चुकी है। और हमारी जो सांस्कृतिक धरोहर है, जो हमारी संस्कृति है, जो सभ्यता है, उसे हमें क्या करना चाहिए, बचाकर रखना चाहिए। वो क्योंकि सार्थक है, वो बेनिफिशियल है, वो लाभदायक है भविष्य में हमारे लिए। ठीक है। ये नेहरू जी ने इस भारत की तलाश में संदेश दिया है अंतिम पंक्तियों में। ठीक है भाई। अब ये इस भारत की जो तलाश है, इस तीसरे अंश का सारांश था। पॉइंटों के हिसाब से मैंने आपको ये बता दिया। ठीक है भाई। अब शुरू करते हैं। पेन पेंसिल साथ में रखना। अगर किताब साथ में है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो उससे भी बहुत अच्छी बात है कि आप नोटबुक साथ में रखें और उसमें कठिन शब्दों का अर्थ लिखते जाएं। ठीक है। चलिए, भारत की तलाश। पुस्तकों, प्राचीन स्मारकों और विगत सांस्कृतिक उपलब्धियों ने मुझ में एक हद तक भारत की समझ तो पैदा की, लेकिन मुझे उससे संतोष नहीं हुआ, न ही मुझे वह उत्तर मिला जिसकी मैं तलाश कर रहा था। कौन कहता है ये बातें? नेहरू जी। जिस चीज को नेहरू जी फाइंड आउट करना चाहते थे, जैसी विचारधारा, जैसी सोच, जैसी चीज नेहरू जी प्राप्त करना चाहते थे, नेहरू जी को वैसी चीज प्राप्त नहीं हुई। अब वो क्या चीज थी, उसके संदर्भ में भी चर्चा करेंगे। ठीक है। तो इसमें जो कठिन शब्द आया है इन पंक्तियों में, विगत। विगत का वि उपसर्ग है। वि क्या है? उपसर्ग। और गत, गत का मतलब हो गया जो बीत चुका है, जो जा चुका है, जो दौर जा चुका है, उसको बोलते हैं गत। यानी कि विगत का मतलब हुआ, वास्तविक अर्थ क्या हुआ? बीता हुआ।
वास्तविक अर्थ क्या हुआ? बीता हुआ। आगे चलिए। वर्तमान मेरे लिए और मुझ जैसे बहुत से और लोगों के लिए मध्ययुगीनता, भयंकर गरीबी एवं दुर्गति और मध्य वर्ग की कुछ कुछ स्थायी आधुनिकता का विचित्र मिश्रण है। अब दुर्गति, दुर उपसर्ग है, दुर उपसर्ग, गति मूल शब्द है। गति क्या है? मूल शब्द है। अब ये उपसर्ग क्या है, ये प्रत्यय क्या है, आपको ये व्याकरणिक पोर्शन है हमारा ग्रामर का। अब उपसर्ग क्या होते हैं? उपसर्ग जो किसी भी मूल शब्द के आगे लगकर उसमें उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उसे उपसर्ग बोलते हैं। जैसे अभिनव, नव मूल शब्द है और इसमें अभी उपसर्ग लग गया। अभी अभी का अर्थ चारों ओर, ठीक है। तो इसी प्रकार से दुर्गति, दुर्गति में दुर उपसर्ग है और गति मूल शब्द है। और प्रत्यय क्या होते हैं? उपसर्ग तो आगे की ओर लगते हैं किसी भी शब्द में, और प्रत्यय किसी भी शब्द के अंत में लगते हैं। अंत में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उन्हें प्रत्यय बोलते हैं। ठीक है भाई। दुर्गति का अर्थ लिखिए। दुर्गति का मतलब होता है बुरी दशा। फिर विचित्र, विचित्र का मतलब होता है अजीब, अजीब, अजीबोगरीब जो होता है, विचित्र। आगे चलिए। मैं अपने वर्ग और अपनी किस्म के लोगों का प्रशंसक नहीं था, फिर भी भारतीय संघर्ष में नेतृत्व, नेतृत्व क्या होता है? नेतृत्व क्या होता है? नेतृत्व अंग्रेजी में बताएं तो लीडरशिप करना, नेता के रूप में आगे चलना, यानी कि एक व्यक्ति को जिम्मेवारी सौंप देना और बाकी उसके साथ साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले। ठीक है, वो उसे बोलते हैं नेतृत्व, यानी कि लीडरशिप। भारतीय संघर्ष में नेतृत्व के लिए मैं निश्चित रूप से मध्य वर्ग की ओर देखता था। कौन देखता था लीडरशिप के लिए? मध्य वर्ग की ओर नेहरू जी। ठीक है, मध्य वर्ग से नेहरू जी को बहुत सारी उम्मीदें थी, बहुत सारी आशा थी। आगे चलिए। यह मध्य वर्ग स्वयं, यह मध्य वर्ग स्वयं को बंदी और सीमाओं में जकड़ा हुआ महसूस करता था और खुद तरक्की और विकास करना चाहता था। तरक्की क्या होता है? तरक्की यानी कि उन्नति, डेवलपमेंट होना किसी चीज का। ठीक है, आगे चलिए। अंग्रेजी शासन के ढांचे के भीतर ऐसा न कर पाने के कारण उसके भीतर विद्रोह की चेतना पनपी। विद्रोह की क्या पनपी? चेतना। अब कल भी मैंने बताया था, चेतना का मतलब क्या है? बुद्धि। चेतना का मतलब क्या है? बुद्धि। पनपी, पनपी का मतलब होता है पैदा होना। पनपी का मतलब क्या होता है? पैदा होना। आगे चलिए। लेकिन यह चेतना उस ढांचे के खिलाफ नहीं जाती थी जिसने हमें रोंद दिया था। रोंद देना एक तरह से मुहावरे के रूप में प्रयोग हो गया। रोंद देने का मतलब है उसका अस्तित्व ही खत्म कर देना, उसके अस्तित्व को बिल्कुल ही तहस नहस कर देना, समाप्त कर देना, उसका दी एंड कर देना, दी एंड। ठीक है, तो आगे है, आगे चलिए। ये उस ढांचे को बनाए रखना चाहते थे और अंग्रेजों को हटाकर उसका संचालन करना चाहते थे। ये मध्य वर्ग के लोग इस हद तक इस ढांचे की पैदाइश थे कि उसे चुनौती देना या उसे उखाड़ फेंकने का प्रयास करना इनके बस की बात नहीं थी। आगे है, नई ताकतों ने सिर उठाया और वे हमें ग्रामीण जनता की ओर ले गई। पहली बार एक नया और दूसरे ढंग का भारत उन युवा बुद्धिजीवियों के सामने आया जो उसके अस्तित्व को लगभग भूल ही गए थे। बुद्धिजीवी, बुद्धिजीवी क्या होता है? बहुवचन के रूप में प्रयोग हुआ है। बुद्धिजीवियों का मतलब है नई विचारधाराओं से विचार रखने वाले जो लोग होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं?
बुद्धिजीवी बोलते हैं। उन्हें क्या बोलते हैं? बुद्धिजीवी। या उसे बहुत, अगला पृष्ठ निकाल लीजिएगा, पृष्ठ संख्या 10 निकाल ले। या उसे बहुत कम अहमियत देते थे। यह दृश्य बेचैन कर देने वाला था, इसलिए कि उसने हमारे कुछ मूल्य और निष्कर्षों में संदेह उत्पन्न कर दिया था। तब हमने भारत के वास्तविक रूप की तलाश शुरू की और इससे हमारे भीतर इसकी समझ और द्वंद्व दोनों ही पैदा हुए। कुछ लोग इस ग्रामीण समुदाय से पहले से परिचित थे, इसलिए उन्हें कोई नया उत्तेजक अनुभव नहीं हुआ। उत्तेजक, उनके अंदर एक्साइटमेंट आना, उत्तेजना पैदा करने वाला। ठीक है, आगे है, पर मेरे लिए यह सही अर्थों में नई तलाश के लिए यात्रा थी। गोया कि मुझे बराबर अपने लोगों की असफलताओं और कमजोरियों को दर्द भरा एहसास रहता था। दर्द भरा क्या रहता था? एहसास। पर भारत की ग्रामीण जनता में कुछ ऐसा था जिसे परिभाषित करना कठिन है। परिभाषित क्या होता है? किसी चीज को बताना, अंग्रेजी में बोलेंगे डिफाइन करना। ठीक है, चलिए आगे। पर उसने मुझे बराबर आकर्षित किया, यानी कि आकर्षित करना, अपनी ओर खींचना। आकर्षित करने का मतलब होता है अपनी ओर खींचना। उनमें कुछ ऐसी बातें थी जो मध्य वर्ग में अनुपस्थित थी। मध्य वर्ग में क्या थी? अनुपस्थित थी। मैं आम जनता की अवधारणा को काल्पनिक नहीं बनाना चाहता। अब इसमें क्या बात बताई गई है? इसमें ये बात बताई गई है, नेहरू जी अब किससे जुड़ चुके थे? गांव के लोगों से, ऐसे लोगों से जुड़ चुके थे जो नई विचारधारा के लोग थे। ऐसे लोगों से नेहरू जी जुड़ चुके थे, उनके संदर्भ में बता रहे हैं। ठीक है, आगे चलिए। मेरे लिए भारत के लोगों का अपनी सारी विविधता के साथ वास्तविक अस्तित्व है। उनकी विशाल संख्या के बावजूद मैं उनके बारे में अनिश्चित समुदायों के नहीं, व्यक्तियों के रूप में सोचने की कोशिश करता हूं, क्योंकि मैंने उनसे बहुत अपेक्षाएं नहीं रखी। अपेक्षा, उम्मीदें, कुछ पाने की इच्छा रखना। अपेक्षाएं क्या होते हैं? कुछ पाने की इच्छा रखना या उम्मीद रखना। आगे चलिए। शायद इसीलिए मुझे निराशा भी नहीं हुई। किसको निराशा नहीं हुई? नेहरू जी को। मैंने जितनी उम्मीद की थी उससे कहीं अधिक पाया। मुझे सूझा कि इसका कारण, और इसके साथ ही उनमें जो एक प्रकार की दृढ़ता और अंतःशक्ति है। अंतःशक्ति क्या होता है? अंदर की जो ताकत होती है, इंटरनल पावर। ठीक है, अंतःशक्ति है, उसका कारण भारत की प्राचीन सांस्कृतिक परंपरा है, जिसे उन्होंने कुछ अंशों में अब भी बचाए रखा है। अभी ये लाइन अंडरलाइन कर लीजिएगा, कौन सी पंक्ति? कि उसका कारण भारत की प्राचीन सांस्कृतिक परंपरा है। सारा का सारा जोड़ इसी में है, सारा निष्कर्ष है इस पंक्ति में। ठीक है भाई, आगे चलिएगा। पिछले 200 वर्षों में उन्होंने जो अत्याचार झेला है, बहुत कुछ तो उसी के कारण समाप्त हो गया। फिर भी कुछ तो ऐसा बच रहा है जो सार्थक है। सार्थक का मतलब क्या होता है? जो सही अर्थों में है, जिसका कोई ना कोई लाभ है, जो लाभदायक है, फायदेमंद है। अंग्रेजी में इसको क्या बोलेंगे? बेनिफिशियल। क्या बोलते हैं इसे? बेनिफिशियल। मुझसे ज्यादा अंग्रेजी आप लोगों को आती है। ठीक है भाई, आगे चलिए। और उसके साथ बहुत कुछ ऐसा है जो निरर्थक और अनिष्टकर है। निरर्थक का मतलब क्या होता है? निरर्थक, जो सही अर्थ न रखते हो, जो सही अर्थ न देने वाले होते हैं, उन्हें निरर्थक बोलते हैं। और अनिष्टकर का मतलब क्या होता है? जो विनाशकारी होते हैं, विनाशकारी।
उन्हें क्या बोलते हैं? अनिष्टकर बोलते हैं। उन्हें क्या बोलेंगे? अनिष्टकर। ये जो तीसरा अंश था ये आपका समाप्त हो चुका है। इसमें से अगर किसी को कुछ पूछना है, किसी विद्यार्थी को कुछ पूछना है तो वो पूछ सकते हैं। इसमें से कुछ प्रश्न भी है, दूसरे अंश से भी कुछ प्रश्न है, पहले अंश से भी कुछ प्रश्न है। अभी तक जो प्रथम अध्याय हम जो कर चुके थे अहमदनगर का किला, उसके भी क्वेश्चन आप तक नहीं पहुंच पाए हैं, तो उसके क्वेश्चन आप तक पहुंच जाएंगे आज। वो आप अपनी फेयर नोटबुक में उतार लेना, ठीक है भाई। अब आप में से किसी भी विद्यार्थी को अगर ये जो 3 अंश हम कर चुके हैं इसमें से कुछ भी जानना है इन तीनों अंशों में से, तो पूछ सकते हो आप। चलिए भाई, पूछिए भाई। वर्षा, आदित्य, अनन्या, अरमान, भूमिका, कनिष्का,